हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन क्या होता है, मीन रिवर्जन को हम चार्ट्स के ऊपर कैसे एनालाइज कर सकते हैं और मीन रिवर्जन के बेसिस पे हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन रिवर्जन जो है वो ट्रेडिंग की एक बहुत ही फेमस टेक्निक है जो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स के जरिए अपनी ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती है। मीन रिवर्जन होता क्या है? मीन रिवर्जन की जो कंसेप्ट है वो हमें ये बताती है कि जब भी कोई प्राइस अपने एवरेज से दूर जाता है तो वो प्राइस जो है वो अपने एवरेज के पास वापस जरूर आता है। जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की कंसेप्ट पढ़ी है कि जब भी हम आसमान में कोई चीज फेंकते हैं तो वो वापस जरूर जमीन पर आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कंसेप्ट। उसी तरीके से जब भी कोई प्राइस अपने एवरेज से दूर जाता है तो बिकॉज ऑफ मीन रिवर्जन कंसेप्ट वो प्राइस अपने एवरेज के पास जरूर आता है। तो ये चीज हमें मीन रिवर्जन कंसेप्ट बताती है। अब मीन रिवर्जन को हम चार्ट्स के ऊपर कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज को प्लेस करना होता है। अब मूविंग एवरेज भी कौन सा प्लेस करना चाहिए, सिंपल या एक्सपोनेंशियल? तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है मीन रिवर्जन की कंसेप्ट को एनालाइज करने के लिए। अब मीन रिवर्जन की कंसेप्ट को एनालाइज करने के लिए हमें यह तो पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर भी 5 दिनों का, 10 दिनों का, 15 दिनों का, 20 का, 50 का या 100 का, कितने दिनों का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है? तो हम हमेशा 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके पीछे भी एक रीजन है। जो 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम का एवरेज होता है, इसीलिए वो क्या होता है, वो हमेशा कैंडल स्टिक के साथ साथ चलता है। जबकि जो बड़े मूविंग एवरेज होते हैं जैसे कि 10 दिनों का, 20 दिनों का, 50 दिनों का, ये जो ईएमए होते हैं ये हमेशा अपनी कैंडल स्टिक से दूर चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के ईएमए हैं, इसलिए ये ऑलरेडी अपनी कैंडल स्टिक से दूर ट्रेड करते हैं। इसलिए जब भी हमने चार्ट्स के ऊपर देखा होगा कि जब भी हम चार्ट्स के ऊपर 50 दिनों का या 100 दिनों का ईएमए प्लेस करते हैं तो हमेशा वो हमें कैंडल स्टिक से दूर दिखते हैं। इसलिए हम हमेशा 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो हमेशा कैंडल स्टिक के साथ साथ चलता है। तो जब भी हमें प्राइस और एवरेज के बीच में डिफरेंस आता है तो हमें वो 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जरिए जल्दी पता चल जाता है। जबकि अगर हम 50 दिन, 100 दिन या 20 दिन का इस्तेमाल करें तो उस पर हमें इतनी जल्दी पता नहीं चलता, क्योंकि वो जो एवरेज होते हैं वो ऑलरेडी अपनी कैंडल स्टिक से दूर चलते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट्स के ऊपर मीन रिवर्जन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे सामने जो चार्ट ओपन है ये निफ्टी का चार्ट ओपन है और मैं भी चार्ट के ऊपर सबसे पहले 5 डेज ईएमए को प्लेस कर देता हूं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं मैंने चार्ट्स के ऊपर 5 डेज ईएमए को प्लेस कर दिया है। और अब अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सडनली प्राइस और एवरेज के बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और मीन रिवर्जन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जब भी प्राइस और एवरेज के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है तो प्राइस जो है वो वापस अपने एवरेज के पास जरूर आता है। और यहां भी हमें वही देखने को मिला कि जैसे ही हमें प्राइस और एवरेज के बीच में डिफरेंस देखने को मिला, प्राइस जो है वो वापस अपने एवरेज के पास जरूर आया। उसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी प्राइस जो है वो अपने एवरेज से दूर आ गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मीन रिवर्जन प्राइस जो है वो अपने एवरेज के पास वापस आ गया। तो ये तो एक दो एग्जांपल्स के जरिए प्रैक्टिकली मैंने आपको चार्ट्स के ऊपर मीन रिवर्जन को समझाया, लेकिन आप मीन रिवर्जन की कंसेप्ट को बैकवर्ड टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि मीन रिवर्जन के बेसिस पे हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो मीन रिवर्जन के बेसिस पे ट्रेडिंग करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट साइड।
शॉर्ट साइड हम कैसे मीन रिवर्जन के बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसका सिंपल तरीका है क्या। सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्राइस और एवरेज के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। हमें जैसे ही प्राइस और एवरेज के बीच में डिफरेंस देखने को मिल जाए तो हमें वेट करना है एक अलर्ट कैंडल का। अलर्ट कैंडल का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी कैंडल जिससे कि हमें यह पता चले कि जो प्राइस है वो वापस अपने एवरेज के पास आ सकता है, तो ऐसी कैंडल का हमें वेट करना है। जैसे ही हमें एक अलर्ट कैंडल बनते हुए देखने को मिल जाए उसके बाद हमें एक और ऐसी कैंडल का वेट करना है जो कि उस अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करे। अब जरूरी नहीं है कि अलर्ट कैंडल की अगली कैंडल ही अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, वो दूसरी कैंडल भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी कैंडल का हमें वेट करना है जो कि अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करे। जैसे ही वो कैंडल अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करेगी हम वहां पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर हम चार्ट्स के जरिए समझें तो यहीं पर हम देखते हैं हमें प्राइस के और एवरेज के बीच में डिफरेंस देखने को मिला। अब प्राइस और एवरेज के बीच में डिफरेंस देखने को मिल गया, उसके बाद हमें क्या करना है, एक अलर्ट कैंडल का वेट। यहां पर हमें ये अलर्ट कैंडल देखने को मिली। अब अलर्ट कैंडल का कलर ग्रीन हो या रेड हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें बस एक अलर्ट कैंडल बनती हुई देखने को होनी चाहिए। हमें यहाँ पर अलर्ट कैंडल देखने को मिली और जो अगली कैंडल है उसने इस अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, और जैसे ही इसने अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करा हमें यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। अब इस केस में तो क्या हुआ, अगली कैंडल ने ही अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। किसी किसी केस में हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि दूसरी या तीसरी कैंडल अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तो वो भी ठीक है। अब बात करते हैं कि लॉन्ग साइड हम कैसे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं मीन रिवर्जन के बेसिस पे। लॉन्ग साइड पोजीशन क्रिएट करने का तरीका सेम ऐसा ही है जैसे शॉर्ट साइड है, बस शॉर्ट साइड हमने क्या बोला था कि अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। लॉन्ग साइड हमें यह ध्यान रखना है कि अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। जैसे कि यहां पर प्राइस जो है वो अपने एवरेज से दूर आया, दोनों के बीच में डिफरेंस आया। अब जैसे ही डिफरेंस आया तो हमें क्या करना है, अलर्ट कैंडल का वेट। यहां पर हमें एक अलर्ट कैंडल देखने को मिली, उसके बाद हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कि अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक करे, और अगली कैंडल ने ही अलर्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करा, और यहां पर जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ हमें यहां पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए। और उसके बाद हमें इसके अंदर तेजी भी देखने को मिली क्योंकि प्राइस को मीन रिवर्जन के बेसिस पे अपने एवरेज के पास आना ही था, तो हमें एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली। तो इस तरीके से हम मीन रिवर्जन के बेसिस पे शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड किसी भी साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और कंडीशन है जो कि मैंने आप लोगों को अभी तक बताई नहीं है, और वो क्या है कि जो अलर्ट कैंडल है चाहे वो शॉर्ट साइड हो या लॉन्ग साइड हो, अलर्ट कैंडल का हाई या फिर लो 5 डेज ईएमए की लाइन को टच नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्यों, क्योंकि 5 डेज ईएमए की लाइन को अगर अलर्ट कैंडल टच कर देगी तो वहां पर डिफरेंस ही नहीं बचेगा, और जब प्राइस और एवरेज के बीच में डिफरेंस ही नहीं होगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो इसलिए अलर्ट कैंडल का हाई इन केस ऑफ लॉन्ग और अलर्ट कैंडल का लो इन केस ऑफ शॉर्ट 5 डेज ईएमए की लाइन को टच नहीं करना चाहिए। अगर टच नहीं कर रहा है तो बाकी पूरा सेटअप वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन अगर वो 5 डेज ईएमए की लाइन को टच कर रहा है तो हमें उस ट्रेड को छोड़ देना है, हमें कोई दूसरी ट्रेड फाइंड आउट करनी है। अब एक आखिरी चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वो है स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अगर हम लॉन्ग साइड की बात करें तो लॉन्ग पोजीशन के केस में जो अलर्ट कैंडल का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और शॉर्ट पोजीशन के केस में अलर्ट कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करें टारगेट की तो टारगेट के बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि टारगेट के केस में डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन किस लेवल पर बिल्डअप है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शॉर्ट साइड बिल्कुल टॉप लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करी है तो आपका जो टारगेट है वो 1:3 या 1:4 भी हो सकता है। सेम इन केस ऑफ लॉन्ग साइड भी, अगर आपने बिल्कुल बॉटम पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी है तो उस केस में भी आपका टारगेट 1:3 या 1:4 भी हो सकता है,
क्योंकि आपने बिल्कुल टॉप या फिर बिल्कुल बॉटम पे पोजीशन बिल्डअप की है। लेकिन अगर आपने 5 डेज ईएमए की लाइन से थोड़ा ही दूर, चाहे वो लॉन्ग साइड हो चाहे वो शॉर्ट साइड हो, पोजीशन बिल्डअप करी है, तो आपका टारगेट 1:1 या 1:2 भी हो सकता है। तो अगर हम टारगेट्स की बात करें तो टारगेट स्पेसिफिकली बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे। जिस भी हिसाब से आपकी पोजीशन बिल्डअप हुई होगी, जिस भी लेवल पे आपकी पोजीशन बिल्डअप हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट होगा। लेकिन स्टॉप लॉस में कोई चेंज नहीं होगा। स्टॉप लॉस जो है वो ही रहेगा जो कि मैंने आपको बताया। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में मीन रिवर्जन की कंसेप्ट के बारे में समझाने की कोशिश की कि मीन रिवर्जन की कंसेप्ट होती क्या है, चार्ट्स के ऊपर हम इसको कैसे देख सकते हैं और इसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को मैंने जो समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।